ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर इस दौरान कोई इश्यू हो तो जो जगदीश साहब हैं उनको डायरेक्टली फ़ोन कर लीजिएगा। हमारा आज का लेक्चर कोई और था, लेकिन क्योंकि ये न्यूरोलॉजी के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट लेक्चर पीबीएल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा किया जाए। तो और नेक्स्ट जो हमारा होगा, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि हम 2 पीबीएल्स को कवर करें, ठीक है? तो चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हमारा आज का पीबीएल जो है, विल टॉक अबाउट द हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट विद अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखिए, न्यूरोलॉजी में जो भी पेशेंट्स आते हैं, थोड़ा सा इनका डिफरेंस दूसरों से इस तरह से है कि न्यूरोलॉजी में हमारे पास एक सिस्टम सिर्फ ब्रेन नहीं है। न्यूरोलॉजी में अभी हमारे आने वाले आगे जो स्लाइड्स होंगी उसमें आप लोग देखेंगे कि न्यूरोलॉजी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं पेशेंट्स को अप्रोच करने के हवाले से। तो वो चीज़ों को अगर हम कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे तो न्यूरोलॉजी पेशेंट्स को हैंडल करना बहुत आसान रहता है एज कम्पेयर टू अगर कोई कार्डियोलॉजी के साथ प्रॉब्लम के साथ आता है या पल्मोलॉजी। तो इन सब की लोकलाइजेशन जो है वो एक ही सिस्टम होता है, लेकिन न्यूरोलॉजी इज बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। सो लेट्स बिगिन। ये हमारी मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की एक लिस्ट है और आप लोगों को इसका पता है, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, सीएनएस इन्फेक्शंस। तो जब भी ये डिसऑर्डर्स आते हैं तो आपको आइडिया होता है कि वी आर डीलिंग विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है, बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें एक तो ये है कि जो भी पेशेंट जिस भी प्रॉब्लम के साथ आता है, हमें उसको लोकलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। और लोकलाइजेशन इसलिए ज़रूरी क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत बड़ा है। और उसके बाद इसी लोकलाइजेशन में हमारे लिए 2 और सवालात बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वो ये होते हैं कि हम जो न्यूरोलॉजी के किस पार्ट को डील कर रहे हैं, ये सीएनएस को डील कर रहे हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील कर रहे हैं। और मुआयने के अंदर ये चीज़ के जो पेशेंट्स के अंदर फाइंडिंग्स हैं उनको फिर हमने डिवाइड किया है, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, क्योंकि इनकी मौजूदगी से हमें हेल्प मिलेगी कि ये जो लीजन्स हैं, जो पैथोलॉजी है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लोकलाइजेशन में आएगी या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लोकलाइजेशन में। और एक जो लास्ट पॉइंट है जो कि जिसको हम पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बताता है कि कोई भी लोकलाइजेशन, कोई भी डिजीज जो न्यूरोलॉजी की है, उसका एक खास पैटर्न होता है और वो पैटर्न अगर आपको पता चल जाए तो आप क्लिनिकल साइट्स पे डिसऑर्डर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो हम न्यूरोलॉजी में जो पहली चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप किसी पेशेंट्स को देखते हैं, so we used to say you have to give the answer of 2 questions कि where is the lesion and what is the lesion। और where is the lesion बेसिकली आपको बताएगा कि पेशेंट जिस भी कंप्लेंट के साथ आया है इसको आपने कहाँ लोकलाइज करना है। और what is the lesion ये आपको बताता है कि एक्चुअल पैथोलॉजी क्या है, डिजीज क्या है। तो क्या क्या लोकलाइजेशन पॉइंट्स हो सकती हैं हमारे पास, जिसके लिए हमने क्वेश्चन रखा है वेयर इज द लीजन। इसकी ग्रॉसली मैंने इसको 7 लोकलाइजिंग पॉइंट में रखा है, जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ब्रेन में है। आप स्पाइनल कॉर्ड का नाम ले सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एंट्री हॉर्न सेल्स, वहाँ आप लोकलाइज कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो रूट्स निकलती हैं वहाँ लोकलाइज करें। रूट्स आगे जाके नर्व्स बनाती हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पर नर्व एंड हो रही है मसल्स के पास, और आखिर में मसल्स। तो इस स्लाइड से एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया होगा कि न्यूरोलॉजी इज नॉट ओनली द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बट इट इज मोर देन दैट, इट्स बियॉन्ड दैट। तो इसलिए कभी भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपके जहन में ये जरूर होने चाहिए कि हमने इस पेशेंट को ना लोकलाइज कहाँ पर करना है। अच्छा, जब आप लोकलाइज करते हैं तो ये पैरेलल मैंने कुछ डिसऑर्डर्स लिखी हैं। से फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस आपने डायग्नोस किया है तो इसकी लोकलाइजेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ट्रांसवर्स माइलेटस डिसऑर्डर वाले केसेस हम जो है स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम हैंडल करते हैं पेशेंट जो स्ट्रोक के साथ,
वो उनकी लोकलाइजेशन ब्रेन की है। तो ये डिसऑर्डर्स हैं, इसलिए नाम डाले गए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि इन लोकलाइज्ड एरियाज की ये बीमारियां हैं। तो दिस पार्ट इज कंसर्न विद द वेयर इज द लीजन और दिस पार्ट इज द व्हाट इज द लीजन। अच्छा, कैसे आप लोग इस अप्रोच को हैंडल करेंगे? बाय टू वेज, बाय वेरी गुड मेडिकल हिस्ट्री से बेसिकली आप थोड़ा क्लूज लेते हैं मरीज के साथ। से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको वॉकिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, आप जब उससे वॉकिंग के लिए लेते हैं तो से फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, मैंने जो फोर्थ क्वेश्चन आपको बताया कि जो मसल्स डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रॉक्सिमल मसल्स जो हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो मसल डिसऑर्डर की जो डिजीजेज हैं मायोपैथी में। तो अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनको मायोपैथी है तो आप के जहन में पता है कि मायोपैथी का जो कॉमन पैटर्न रिकॉग्निशन वाला पॉइंट है वो ये है कि मसल्स प्रॉक्सिमल वाले इन्वॉल्व होते हैं। और इसके कंपैरिजन में, इसके कंट्रारी जो आप बेसिकली ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसको डिस्टल वीकनेस तो नहीं है, और डिस्टल वीकनेस जो है वो न्यूरोपैथी का पैटर्न है। तो हिस्ट्री बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड नॉलेज आपके जहन में होती है। तो हिस्ट्री में आप क्लूज लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन के जरिए आप हैंडल कर रहे होते हैं हिस्ट्री की के जरिए लोकलाइजेशन को। अच्छा, एक दफा जब आपके जहन में आ गया कि इस पेशेंट को न्यूरोपैथी है या कोई भी कहीं पर भी आपने उसको लोकलाइज किया है, फिर आप आते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस होती हैं। ये साइंस जो है आपको हेल्प करती हैं कि आप पेशेंट्स को कहाँ लोकलाइज करें। आने वाले स्लाइड्स जो हैं वो आपको इसमें मजीद हेल्प करेंगे। इस स्लाइड को मैं स्किप करूंगा, हम इस पॉइंट पर आते हैं। ये हम हमारे पास जितनी भी लोकलाइजिंग पॉइंट हैं इसको हम ग्रॉसली अगर डिवाइड करना चाहें तो हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है क्योंकि ये जब हम डिवीजन करते हैं तो स्टेप 2 में हमें एग्जामिनेशन में अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलती हैं। तो वो हमें हेल्प करेंगी कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लीजन है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सो पहले इस स्लाइड को हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो चीजें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके अलावा जितने भी हमने लोकलाइजिंग पॉइंट्स जो लिखे हैं वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। सिर्फ इस चीज को मैं समझाना चाहूंगा, स्पाइनल कॉर्ड के आगे AHC जिसको हमने कहा एंटीरियर हॉर्न सेल, ये है इसकी एक ब्यूटी जो समझाना चाह रहा हूँ। ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है ये एनाटॉमिकली तो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है लेकिन फंक्शनली जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? हम इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर आप जब एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस मिलती है और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस जो है इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि एंटीरियर हॉर्न सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन एनाटॉमिकली इट इज अ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स की जब हम बात करते हैं तो नर्व्स में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। लेकिन क्रेनियल नर्व्स भी इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, न्यूरोलॉजिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझें क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन करते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको एग्जाम्स में भी हेल्प करता है, एमसीक्यूज में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हों तो ये इनके दिए गए एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो भी होंगे उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है, थोड़ा सा मैं इस स्लाइड के बाद वापस पीछे जाता हूँ, ये न्यूरोलॉजिकल एग्जाम है। इसके अंदर इस एक चीज जहन में रखें, डॉक्टर मसूद साहब जब क्लासेस लेंगे तो आपको इसमें बताएंगे एग्जामिनेशन के हवाले से, लेकिन इस
तरतीब को हमेशा आपने जहन में रखना है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब भी आप करते हैं तो हायर मेंटल फंक्शन सबसे पहले आप देखते हैं, उसके बाद फिर क्रेनियल नर्व्स का एग्जाम करते हैं, फिर आप मोटर फंक्शन देखते हैं, और फिर सेंसरी, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर रिफ्लेक्सेस और गेट आखिर में होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर जो एग्जामिनेशन में हमारे पास चीज़ है वो है मोटर फंक्शन। मोटर के अंदर हमने बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस, प्लांटर्स ये देखते हैं। तो ये जो अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मोटर सिस्टम का हिस्सा है। अगर लीजन आपका जो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में है, जिसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा है, तो उसमें पेशेंट्स के एग्जामिनेशन में टोन बढ़ा हुआ होगा, हाइपरटोनिया होगा। रिफ्लेक्सेस कौन से? डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, जो आप बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ब्रेकियोरेडियलिस है, नीज, एंकल के जो चेक करते हैं, इन रिफ्लेक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम DTR या डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये ब्रिस्क होंगे, और जो प्लांटर्स हैं वो अपगोइंग होंगे। प्लांटर्स के लिए आप बेबिंस्की साइन जो है आपको पता है, तो वो अपगोइंग होंगे। अगर आपको पेशेंट देख रहे हैं जिसमें हाइपरटोनिया है, रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हैं, प्लांटर अपगोइंग है, थिंक अबाउट कि ये या तो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन अगर बिल्कुल इसके अपोजिट की कोई चीजें हैं, तो उसमें आप कहेंगे कि ये जो है लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस हैं, तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप इसको पुट करेंगे। अच्छा, दो चीजें जो है मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा, एक है क्लोनस और दूसरा है फेसिकुलेशंस। जब भी क्लोनस की बात आए, आपका जहन ऑटोमेटिकली इस बात पे जाए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। क्लोनस कॉमनली हम लोग एंकल को देखते हैं। अगर एंकल को आप इस तरह अगर ऐसा समझें कि ये पेशेंट एक लेटा हुआ है और इस पोजीशन पे आपने आकर इसका जो है लेग रखा है, तो इसको थोड़ा सा जर्क दे के फिर हम ऐसे कर देते हैं फुट को। तो फुट को अगर आपने ऐसे किया, अगर क्लोनस होगा तो ये जो है ना इस तरह करना शुरू कर दे, जर्क देना शुरू करेगा। वी कॉल इट द एंकल क्लोनस। और फेसिकुलेशन जो है ये लोअर मोटर न्यूरॉन साइन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलती है। और इसमें ये नॉर्मल भी आप लोगों को, बॉयज को, क्योंकि मसल्स बल्की होते हैं, तो खासकर बाइसेप्स जो आप कभी देखें, कभी स्टार्ट हो जाता है ट्विच करना, तो that one is the basically fasciculation। और fasciculation जो है is a lower motor neuron signs। रेड फ्लैग की बड़ी, ये न्यूरोलॉजी में रेड फ्लैग्स बहुत अहमियत रखता है। बेसिकली ये हर स्पेशलिटी का हिस्सा है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कोई डिजीज पढ़ें, उसके रेड फ्लैग्स को जरूर समझा करें। MCQs में भी रेड फ्लैग्स आ सकते हैं आपके। अच्छा, क्या मतलब है इसका? ये रेड फ्लैग्स ये वो सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको अलार्म कर देते हैं कि यू आर डीलिंग समथिंग सीरियस कंडीशन है। और हर सिस्टम का अलग अलग है, कार्डियोलॉजी, पल्मोलॉजी, GI, वी आर डीलिंग विद न्यूरोलॉजी। से फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है, हेडेक आता है, हेडेक सिंपल हेडेक बहुत कॉमन है, लेकिन अगर कोई कहता है डॉक्टर साहब ये इज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, तो कहते हैं कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सब एरेक्टाइड हैमरेज। तो इस तरह, क्योंकि अब सब हैमरेज ऐसी चीज है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई चीज हो, वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ आए, तो दिस इज रेड फ्लैग है आपका हेडेक का, और आपने जो है पेशेंट्स को जो है इस तरह इन्वेस्टिगेट करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की एक टूल है, इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए रखा है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि ये वाला हैमर और ये वाला हैमर यूज करते हैं। ये दोनों छोटे साइज के होते हैं, और 12 से लेके 13 इंच तक का इनका छोटा साइज होता है। ये काइंडली इसको यूज ना करें, और ये इनअप्रोप्रिएटली हिट करते हैं, प्रॉपर्ली इंड्यूस नहीं करते रिफ्लेक्सेस को। ये वाला हैमर इज द आइडियल हैमर, इसी को आप यूज किया करें। नाउ कम टू द पॉइंट, जो हम कहते हैं ना कि जो है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में ये एक पैटर्न मैंने आपको बताया है, जिसको हम कहते हैं ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न। और आपको पता है कि ग्लव्स जो हैं ये बेसिकली वेस्टर्न साइड पे लेडीज यूज करती हैं, बड़े बड़े ग्लव्स पहनती हैं। और इसी तरह स्टॉक्स जो सॉक्स होती हैं वो भी बड़े पहनती हैं अप टू नी।
तो उसकी उसकी रिजेम्बलेंस की वजह से जो है इस पैटर्न का नाम ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न दिया गया है। ये बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द डायबिटीज न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर ये होता है कि जो सबसे बड़ी नर्व्स होती हैं वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें सबसे पहले लोअर लिम्ब, जब फीट इन्वॉल्व हुए आहिस्ता 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 इन्वॉल्व होकर जब नीज तक पहुंचते हैं तो फिर हाथ इन्वॉल्व होते हैं, फिर हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होकर एल्बो तक जाते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मुझे हाथों में और पाँव में नमनेस है और पिन प्रिक फीलिंग होती है, पैरेस्थीसिया है, तो थिंक अबाउट कि ये ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न है जो कि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देखते हैं। और ये बेबिन्स की साइन है। बेबिन्स की साइन मैंने अभी आपको बताया कि अपगोइंग प्लांटर्स है। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स जो हम एग्जाम में देखते हैं तो दे हैव नो आइडिया, हम उनको कहते हैं प्लांटर्स देखें तो उनको आइडिया नहीं होता कि प्लांटर रिस्पॉन्स क्या है। तो इसको हम प्लांटर रिस्पॉन्स का नाम भी देते हैं, इसको बेबिन्स की साइंस का नाम भी देते हैं। इसमें बिल्कुल जो लेटरल बॉर्डर है, ये लाइन जो उन्होंने ड्रॉ की है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बीच में है, ये बीच में नहीं है, बिल्कुल लेटरल साइड पे है। तो ये लेटरल साइड से जो आप लेते हुए जस्ट फॉलो माय एरो इस तरह करते हुए आप एल शेप में यहाँ तक ले आएंगे। अगर ये अपगोइंग है तो इसमें अपगोइंग की वजह से ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा, बिग टो अप चला जाएगा और ये फैनिंग आउट हो जाएगी, ये जो टोज है। और अगर ये लोअर मोटर न्यूरॉन है तो फिर ये डाउन गोइंग आ जाएंगे ऐसे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पैटर्न है ना, ये जो बिग टो अप जा रहा है और फैनिंग आउट ऑफ द रिमेनिंग टोज हो रही है, ये क्लासिकल बेबिन्स की साइन है। और लेकिन कॉमनली हम जो देखते हैं बेबिन्स की, उसमें अमूमी तौर पर सिर्फ बिग टो ऊपर जाता है और टोज वहीं अपनी जगह पर ही रहती हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि बेबिन्स की साइन पॉजिटिव है, ये तो वर्ड है, लेकिन देयर इज नथिंग वी कॉल द बेबिन्स की नेगेटिव। कोई भी चीज बेबिन्स की नेगेटिव नहीं होती। बेबिन्स की सिर्फ अगर अपगोइंग हुआ तो आप कहेंगे सर इसका बेबिन्स की साइन पॉजिटिव है। अगर डाउन गोइंग है तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसका बेबिन्स की साइन नेगेटिव है। तो इस चीज को रखिएगा। और जो ओरिजिनली अगर आप जो बेबिन्स की साइन जिन साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने ये डिस्क्राइब किया था, उन्होंने इसको इसी तरह ही डिस्क्रिप्शन दी है कि बेबिन्स की पॉजिटिव ही होता है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उसे शेयर करूंगा। तो उसमें जो है उन्होंने सिर्फ यही बताया कि बेबिन्स की साइन पॉजिटिव ही होता है, नथिंग इज द थिंग वी कॉल इट द बेबिन्स की नेगेटिव। लेकिन क्योंकि प्योर न्यूरोलॉजी की मैंने बात बताई, अगर आपकी कोई फैकल्टी आपको कहती है कि भाई बेबिन्स की नेगेटिव, तो टेक इट दैट साइन, आप अपने हद तक रखें इसको एंड डोंट आर्ग्यू विद योर फैकल्टीज। अच्छा, ये साइन ऑफ मैनेजल इरिटेशन है। इसमें कॉमनली हम दो चीजें पूछते हैं, कर्निक साइंस क्या है, बेबिन्स ब्रूजेंस की साइन क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट में आती हैं। तो कर्निक ये है कि अगर आप किसी का नेक को कर्निक ये है कि अगर आपने किसी की नी को फ्लेक्स किया, ये लेग जो है शुरू में जो है ऐसे फ्लैग्स होती है नी के ऊपर, फिर आप इसको जो है ऐसे स्ट्रेट करते हैं। जब आप इसको स्ट्रेट करते हैं तो फिर पेशेंट जो है ना, उसकी वजह से नेक अपनी फ्लेक्स करता है, तो इसको हम कहते हैं कर्निक साइन। तो कर्निक साइन का मतलब है कि आपने नी को एक्सटेंड किया तो नेक फ्लेक्स हुई, दिस इज कॉल्ड कर्निक साइन। और ब्रूजेंस की साइन क्या है कि अगर आपने किसी पेशेंट को नेक को फ्लेक्स किया तो उसके नीज जो है ना वो फ्लेक्स हो जाएंगे उसके साथ, तो वी कॉल इट द ब्रूजेंस की साइन। और अगेन क्लिनिकल साइट्स पे हमें ये इतनी कॉमनली नहीं मिलती, और क्लिनिकल साइट पे हमें सिर्फ नेक रिजिड मिलती है, तो नेक रिजिडिटी अलोन इज आल्सो अ साइन ऑफ मैनुअल इरिटेशन। ये बहुत कॉमन गेट एब्नॉर्मलिटीज हैं। एक वक्त था जबकि इन्वेस्टिगेशन इतनी कॉमन अवेलेबल नहीं होती थी, उस वक्त एक प्रोफेसोरियल स्टेटमेंट होता था कि if you are sitting in your chair and the patient open the door and enters in your office or in your clinic, you can assess his or her gait and get an idea कि क्या है उसको ना। तो सिर्फ गेट असेस करके भी आपको पता चल जाता है कि ये पेशेंट की डिजीज क्या हो सकती है। ये स्पास्टिक गेट जो है, ये और ये दोनों गेट्स जो हैं ये आपको सेरिब्रल पैल्सी जो है उसके अंदर मिलती हैं, और इसके अलावा ट्रांसवर्स माइलाइटिस अगर हो तो उसमें भी आपको ये मिलती हैं।
ये गेट आपको पार्किंसंस डिजीज में मिलती है। हाई स्टिपेज गेट, अभी मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में फुट ड्रॉप होता है, डिस्टल वीकनेस होती है ना, तो नॉर्मली हम जब चलते हैं तो हमारे फुट जो है ना ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन जब फुट ड्रॉप होता है तो आपके पाँव जब आप उठाते हैं तो फिर आपका फुट ऐसे पड़ा होता है, तो फिर आप इसको ऐसे ऊपर उठा के फिर नीचे रखते हैं। तो यही काम ये लेडी भी देखें कर रही है कि इसका फुट ड्रॉप है तो ये बहुत उठा के फिर रख रही है, तो वी कॉल इट द हाई स्टिपेज गेट। और ये पेशेंट्स की बड़ी फ्रीक्वेंट कंप्लेंट होती है, गिर जाते हैं बेचारे, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि पाँव उठाना है, तो जो फुट लॉक हो जाता है ग्राउंड के साथ और पेशेंट गिर जाता है। और ये वेडलिंग गेट जो है ये मायोपैथी में, आपको मायोपैथी में मैंने बताया कि पेशेंट की प्रॉक्सिमल मसल जो है वो वीक होते हैं, तो इस पेशेंट्स के भी ग्लूटाई जो है, ग्लूटस मैक्सिमस मीडियस, और ये वीक हैं, तो ये मसल जो है हिप बोन को सपोर्ट करते हैं, तो हिप बोन जो है उसकी रोटेशन स्टेबलाइज रहती है ड्यूरिंग द वॉकिंग। लेकिन जब ये मसल वीक होते हैं तो पेशेंट की हिप बोन जो है अनस्टेबल हो जाती है, तो ऐसा पेशेंट जब चलता है तो इसकी हिप जो है इस तरह मूव करती है, तो वी कॉल द वेडलिंग गेट। इट लुक्स लाइक अ डक जो होती है, डक को आपने देखा होगा किस तरह चलती है तो वॉक करती है, तो उसकी बैक साइड जो है ना ऐसे हो रही होती है। ओके, नाउ वेरी क्विक पैटर्न रिकग्निशन। अगर ब्रेन का लीजन है तो हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्पॉट डायग्नोसिस को कहते हैं ना, स्पॉट डायग्नोसिस। तरह अगर पैटर्न रिकग्निशन आपको आइडिया है, अभी तक मैं आपको 2 पैटर्न्स तो बता चुका हूँ कि पेरिफेरल नर्व्स का पैटर्न क्या होगा, डिस्टल मसल वीकनेस होगी, और मसल या मायोपैथी का पैटर्न क्या है कि प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या होता है, देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन का एक फंक्शन कॉग्निटिव है, इसलिए कभी कोई इमरजेंसी में आप पेशेंट देखें कि कंफ्यूज्ड है, तो थिंक अबाउट कि इसका पेरिफेरल जो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हुई है। और जो सीजर्स होते हैं, मिर्गी के दौरे होते हैं, वो भी ब्रेन से निकलते हैं जनरली स्पीकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो कि आपको समझनी है, क्योंकि वी हैव अ राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगा, स्ट्रोक हुआ, ट्रॉमा हुआ, ट्यूमर हुआ, तो अपोजिट साइड का जो है ना साइड जो है वीक हो जाता है। तो अगर वन साइडेड वीकनेस आपको मिलती है, वो फेस, आर्म और लेग की है, तो वो आप उसको कहेंगे कि दिस बिलोंग्स टू द ब्रेन। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट भी तो करना है, आपने नैरो डाउन करनी है डिफरेंशियल, आपने डायग्नोसिस करना है, तो इस तरह जो है ना आप ये चीजें हेल्प करें। तो ग्रॉसली आप ये देखेंगे अगर वन साइडेड वीकनेस भी है पेशेंट को, या पेशेंट की हिस्ट्री में सीजर्स हैं या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये पेशेंट्स को लोकलाइजेशन ब्रेन होगी। इसके अलावा डिस्टोनिया, कोरिया ट्रेमर जो है, ये एब्नॉर्मल मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, इनकी ओरिजिनेशन भी, लोकलाइजेशन भी ब्रेन होती है। आप कैसे लोकलाइज करेंगे कि ये स्पाइनल कॉर्ड का लीजन है, स्पाइन के अंदर अमूमन बैक में पेन हो, जो स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल वर्टिब्रीज होती हैं उसमें आप प्रेस करें तो बैक पेन हो या बैक टेंडरनेस हो। इसके अलावा पेशेंट्स को इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ यहाँ तक है, तो कोई भी प्रॉब्लम जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है वो नेक या बिलो द नेक होता है, तो उसमें फेस स्पेयर्ड होता है। अगर पेशेंट्स आपके साथ सिम्टम ऐसे हैं जिसमें नेक से नीचे तक की इन्वॉल्वमेंट है, यू कैन थिंक ऑलवेज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड लोकलाइजेशन। दूसरी बात ये होती है कि स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर है उसका साइज देखें, मेरी लिटिल फिंगर है, ये भी थोड़ी सी थिक है, इससे भी कम होता है। तो जब स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो, तो जब उसकी डिसऑर्डर होते हैं तो वो पूरे स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे कि ब्रेन है, राइट है, लेफ्ट है, अलग अलग है, टोटल बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसमें आराम से छोटा सा लीजन हो तो अपोजिट साइड की सिम्टम को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा होता है तो साइज छोटे होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड राइट और लेफ्ट जो है वो पूरी की पूरी बायलटरली इन्वॉल्वमेंट होती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे वो बायलैटरल मिलेंगे। अगर सर्वाइकल कॉर्ड है तो अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में नमनेस, पैरेसीजिया या वीकनेस होगी, और अगर सर्वाइकल कॉर्ड से नीचे है, डोर्सल स्पाइन है या लंबर स्पाइन है, तो फिर आपको लोअर लिम्ब की वीकनेस मिलेगी। दूसरी चीज जो है आपको इसमें सेंसरी लेवल मिलेगा। आप पेशेंट्स के एग्जामिन करते हैं, एब्डोमेन को एक्सपोज करें और नीचे जो है उम्बिलिकस से नीचे से आते हुए पिन
कॉमन पेन है, चलते चलते ऊपर चले जाए। जहां पर से फॉर एग्जांपल पेशेंट का लीजन जो है स्पाइनल कॉर्ड D10 पर से अपर डॉर्सल स्पाइन पर है, तो आप जो है D4 D5 पर, तो आप जब चलते चलते आएंगे ये निपल तक, निपल इज D4 या T4, तो यहाँ तक आएंगे तो इसके बाद पेशेंट कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा फील हो रहा है, उससे नीचे जो कम उसको फील हो रहा होता है। तो ये बेसिकली आप डिफाइन करेंगे सेंसरी लेवल। याद रखें कि सेंसरी लेवल आपने आगे से भी चेक करना है, पीछे भी करना है, राइट पे भी चेक करना है, लेफ्ट पे भी करना है, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। और एक जो फीचर स्फिंक्टर स्पाइनल कॉर्ड का होता है कि इसमें स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्फिंक्टर डिस्टर्बेंस में पेशेंट्स के जो है इनकॉन्टिनेंस हो सकती है या रिटेंशन यूरिन हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स, एंटीरियर हॉर्न सेल्स के लिए मैंने एग्जांपल पोलियो और मोटर न्यूरॉन डिजीज की रखी है। फर्क सिर्फ ये है कि पोलियो तो यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट द पोलियो। ये इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आपको होती है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है, इसमें जिस बच्चे को जब हुआ वो वहीं तक ही रहता है, लेग इन्वॉल्व है तो लेग तक ही मैनुअल रहता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट्स अ मोनोफेजिक इलनेस। जबकि मोटर न्यूरॉन डिजीज जिसको हम ALS भी कहते हैं, एमायोट्रोफिक लेटरल डिसऑर्डर, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। और इस प्रोग्रेसिव डिजीज के अंदर जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें अपर मोटर न्यूरॉन भी मिलती है, लोअर मोटर न्यूरॉन। आप सवाल कर सकते हैं सर आप तो कह रहे हैं एंटीरियर हॉर्न सेल के अंदर सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होता है, तो फिर इसमें अपर क्यों हो रहा है? अपर इसलिए कि ये डिजीज जो है ये एंटीरियर हॉर्न के साथ साथ ये लॉन्ग ट्रैक्स जो होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसको भी इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से यू विल गेट द अपर मोटर न्यूरॉन साइंस। स्पाइनल रूट, ये जो रूट्स होती है ना, इसका भी एक खास पैटर्न है। उसका खास पैटर्न क्या है कि अमूमन जब भी रूट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो डर्माटोम, यू नो द डर्माटोम, डर्माटोम इज एन एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय द सिंगल रूट। C5 है, C6 है, C7 है, इसी तरह नंबर में L5 S1 है, L3 L4 है, ये एरियाज स्किन के ऊपर होते हैं। जब भी रूट्स इन्वॉल्व, रूट्स अमूमन सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपने देखा हो, किसी को डिस्क स्लिप हो गई तो उसने रूट को कंप्रेस कर दिया। इस तरह लंबर के अंदर शैटी का आपने सुना होगा, जिसको हम एल्कुन निसाबी कहते हैं, सिंधी में कुन्न रगुलसूल भी कहते हैं। इसमें भी रूट जब दबती है तो उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जो डर्माटोम में पेशेंट को सिम्टम्स होंगे। कॉमन सिम्टम जिसकी वजह से आप पहचानते हैं वो ये है कि अगर नेक की रूट दब रही है तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे सर गर्दन में दर्द है और दर्द हाथ में आ रहा है। लंबोसेक्रल तो कमर में दर्द है वो नीचे हाथ में जा रहा है। तो इस तरह जो है आप यू विल गेट द आइडिया। तो रेडिएटिंग लिम्ब पेन होगा, इसके साथ उसी डिस्ट्रीब्यूशन में नमनेस भी हो सकती है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में पेशेंट्स को पैरेस्थीसिया फीलिंग्स भी हो सकती हैं, और अगर ज्यादा रूट दब गई है तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन में वीकनेस भी हो सकती है। और क्योंकि ये लोअर मोटर न्यूरॉन साइन डिसऑर्डर है तो रिफ्लेक्सेस जो है आपके इसमें लॉस हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। नाउ कम टू द नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स का क्या हिसाब किताब है? नर्व्स जो हैं जब भी आप डील करेंगे तो आप पेरिफेरल नर्व्स हैं या क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, 1 से 12 तक क्रेनियल नर्व्स हैं, और इंडिविजुअल जब भी नर्व होती है तो आपको आइडिया होता है। वन पेशेंट कम्स टू यू विद डिस्फेजिया तो आप कह सकते हैं 9th and 10th नर्व इज इन्वॉल्व। एक पेशेंट है जो कि टोसिस है और डबल विजन है तो यू विल से इट इज 3rd क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। एक पेशेंट है जो विजुअल लॉस हो जाता है एक आई के अंदर तो आप कहेंगे इसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। एक पेशेंट कम्स टू यू विद अ होल फेस वीकनेस तो आप कहेंगे इसको 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है। तो क्रेनियल नर्व्स को इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं तो इंडिविजुअली आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जहां तक पेरिफेरल नर्व्स का ताल्लुक है, इसकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। एक वन नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व यहाँ पर प्रेस होती है, दब जाए तो आपको इस एरिया में नमनेस, पैरेस्थीसिया और वीकनेस मिल सकती है थंब की। और दूसरी इसकी इन्वॉल्वमेंट है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ये जो डायबिटीज के मैंने आपको एग्जांपल दी और पीछे मैंने ग्लव्स एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको समझाई थी, तो उसमें जो है डिस्टल वीकनेस होती है अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, और इन्हीं एरियाज में सेंसरी लॉस या पैरेस्थीसिया नमनेस हो सकती है। तो पेरिफेरल नर्व्स को आप मोनोन्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की सेंस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और क्रेनियल नर्व्स को बाय देयर फंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ना मायोपैथी से रिजेंबल करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द मायोपैथी। मायोपैथी में मैंने आपको बता दिया मसल्स की पैटर्न रिकग्निशन क्या है कि बायलैटरल प्रोक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब की। और इसमें क्योंकि
नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो इसलिए सेंसेशन जो है उसकी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। और इसके अंदर क्योंकि नर्व्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो रिफ्लेक्सेस आपके जो है ना अमूमन प्रिजर्व रहते हैं अनटिल कि बहुत सीवियर मसल वेस्टिंग हो गई है तो उसमें आपको रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे। लेकिन मसल्स का प्रोक्सिमल वीकनेस वाला जो पॉइंट हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया, उसको जहन में रखिएगा। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है आपका ये रिजेंबल करता है मायोपैथी से, बायलैटरल प्रोक्सिमल लिम्ब वीकनेस होती है। लेकिन ये इट इज बियॉन्ड द मायोपैथी। इसमें अमूमन आपको फेशियल वीकनेस मिलती है, क्रेनियल नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, और क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व होती है जिसमें टोसिस हो सकता है, डबल विजन हो सकती है। अगर थॉट इन्वॉल्व ये 9th और 10th नर्व इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें डिस्फेजिया हो सकता है, स्लरिंग हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आपके अटेंशन चाहूंगा, वी कॉल इट द फटीगेबिलिटी। फटीगेबिलिटी क्या है? फटीगेबिलिटी का मतलब ये है कि पेशेंट्स की वीकनेस जो है, एक तो हम काम करते हैं थक जाते हैं ना, एक तो ये वो फटीग होता है या थक गया हूं मैं। दूसरी फटीगेबिलिटी जो है वो माइसीना ग्रेविस या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फटीगेबिलिटी होती है। अच्छा, ये जो पिक्चर्स मैंने आपको दी है ये माइसीना ग्रेविस की है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक और डिसऑर्डर्स भी है जो है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और फटीगेबिलिटी क्या है कि अगर कोई भी आप काम करें जिसमें आपके मसल्स यूज हों, थोड़ी देर के बाद वो मसल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और यू कैन नॉट परफॉर्म दैट फंक्शन एनी मोर, या स्लो हो जाता है, तो वी कॉल इट द मसल्स फटीग। ओके, तो दिस इज द वेरी टिपिकल फटीगेबिलिटी। से फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है, आप पेशेंट को आप काउंट करें सिंगल सिंगल ब्रेथ में, तो नॉर्मली सिंगल ब्रेथ में 20, 25, 30 तक हम लोग काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये पेशेंट डिपेंड कर हो सकता है कि 5 तक काउंट करने के बाद उसकी आवाज जो है ना दबना शुरू हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह जो है ना दबना शुरू हो जाएगी। इसी तरह प्रोक्सिमल मसल वीकनेस है, जब आप इसकी जो उसकी मूवमेंट्स करवाएं, पेशेंट को रिपीटेड मूवमेंट्स करवाएं, या ये मसल अगर इन्वॉल्व हो गए आप रिपीटेड मूवमेंट्स करवाएं। पहले आपने उसकी ग्रिप देखी तो बहुत अच्छी थी, फिर आपने रिपीटेड मूवमेंट जो है तकरीबन 1 मिनट तक करवाई, छोड़ दें, उसके बाद फिर जब आप उसको दबाते हैं तो वो बिल्कुल ही जो है ना वीक हो चुका होता है मसल्स। तो इस तरह यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट, तो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फटीगेबिलिटी। तो दिस फटीगेबिलिटी इज एंटायरली डिफरेंट व्हाट वी यूज्ड टू फील इन अ रूटीन वे। और क्योंकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें रिफ्लेक्सेस भी स्पेयर्ड होते हैं और सेंसेशन भी स्पेयर्ड होती है। और तो अब इसको हम क्लोज करें डिस्कशंस को, तो आप समझ लिया कि हमने न्यूरोलॉजी को जब भी हम देखेंगे तो वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ द टू क्वेश्चंस, वेयर इज द लीजन एंड व्हाट इज द लीजन। वेयर इज द लीजन के अंदर हमारे पास 7 एरियाज हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एंट्रियोन सेल्स, रूट्स, नर्व्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द मसल्स। ये हमारे पास 7 एरियाज हैं जहां पर हम लोकलाइज करेंगे। और लोकलाइजेशन में जो चीज हमें हेल्प करेगी मेनली ये वो चीज है जो कि अगर हमें पैटर्न उसका पता है कि नर्व्स अगर इन्वॉल्व होती है तो उनका पैटर्न क्या है, और मसल्स इन्वॉल्व हो तो उसका पैटर्न क्या है, अगर माइसीनिया ग्रेविस या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, ब्रेन की वजह से सिम्टम्स होंगे तो उसका पैटर्न क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पैटर्न क्या है, रूट्स का पैटर्न क्या है। तो ये चीजें अगर हमें इनके पैटर्न्स पता हैं तो you will get an easy way, easy idea about the localizations। तो आपके लिए न्यूरोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है। न्यूरोलॉजी बेसिकली इसीलिए ही मुश्किल समझा जाता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको लगता है न्यूरोलॉजी इज डिफिकल्ट, बट वंस यू विल गेट दीज आइडियाज तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको न्यूरोलॉजी एनी मोर इट वुड बी एनी मोर डिफिकल्ट। दैट्स ऑल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरोपैथी अगर है तो डिस्टल मसल वीकनेस, मायोपैथी है तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, स्पाइनल कॉर्ड अगर है तो बायलैटरल वीकनेस होती है, और ब्रेन के अंदर वीकनेस जो है वो वन साइड होती है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। क्वेश्चंस के लिए रिकॉर्ड करना जरूरी तो नहीं है, इसको क्लोज कर दो, स्टॉप शेयर। अच्छा, चैट करते हैं।
किसी ने लिखा कि रिले न्यूरॉन, सवाल तो नहीं आया समझ में मुझे कि क्या पूछना चाह रहे हैं।